मशीन की खटखट लगातार मेरी नींद खराब कर रही थी। मैं कभी चारपाई पे इधर उधर करवटें बदल रही थी तो कभी कानों पे तकिया लगा रही थी, मगर सिलाई मशीन के शोर की आवाज ने मुझे किसी भी पल चैन नहीं लेने दिया था। ऊपर से सूरज ठीक सर पे आ खड़ा हुआ था और उसकी बढ़ती हुई गर्मी माहौल में हुमस बना रही थी। धीरे धीरे नींद मेरी आंखों से दूर भागती जा रही थी और मैं मूंदी मूंदी आंखें खोलकर आसपास नजर दौड़ाने लगी। रोज की तरह मेरी माँ तख्त पे बैठी सिलाई मशीन पे झुकी हुई थी। कमजोर निगाह का मोटा सा चश्मा आंखों पे टिका हुआ था जो बार बार फिसलकर नाक पे आ टिकता था और निगाहें मशीन पे जमी हुई थी। यह सब हमारे घर का रोज का रूटीन था। मेरी माँ सुबह सवेरे ही सिलाई मशीन पर लेकर बैठ जाती थी और फिर मेरी माँ होती थी और उनकी सिलाई मशीन होती थी। सिलाई मशीन बहुत पुरानी हो चुकी थी तो उसकी खटखट की आवाजें पूरे घर में गूंजा करती थी और रोजाना ही ये आवाज मेरी नींद तोड़ दिया करती थी। कभी कभी तो मैं इस आवाज से बहुत तंग आ जाया करती थी और जब भी माँ को मना करती कि वो सिलाई मशीन सुबह सुबह लेकर न बैठा करे तो मेरी माँ मुझे बेभाव ही सुनाया करती थी। इतनी बुरी बातें सुनाया करती थी कि मेरे कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाया करता था। इसीलिए मैंने अब कुछ भी कहना छोड़ दिया था और कानों पे तकिया रखकर सोने की कोशिश करती रहती थी। मैं जब भी माँ की सिलाई मशीन को भला बुरा कहती तो मेरी माँ मुझ पर चढ़ दौड़ती थी, क्योंकि अक्सर सिलाई मशीन को मैं कुछ ज्यादा ही भला बुरा कर दिया करती थी और यह बात मेरी माँ को बहुत बुरी लगती थी। हमारे घर का चूल्हा ही सिलाई मशीन की वजह से चल रहा था। अगर ये ना होती तो हम लोग तो भूखे ही मर जाते और किसी को भी खबर ना होती, क्योंकि हम लोग बेहद गरीब थे। इसीलिए कोई भी रिश्तेदार हम लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता था। ले देकर मेरी माँ की सिर्फ एक बहन थी जो अक्सर हमारे हाल चाल पूछने हमारे घर आ जाया करती थी, मगर उनका हमारे घर पे ज्यादा आना जाना भी उनके पति को पसंद नहीं था। इसीलिए वो अक्सर अपने पति से छुपकर हमारे घर आती थी। मेरी ये मासी मेरी माँ की छोटी बहन थी तो मुझे और माँ से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जब भी वो अक्सर हमारे घर आती तो यही बात करती कि उनके माँ बाप यानी कि मेरे नाना नानी के मरने के बाद मेरी माँ ने ही उन्हें औलाद की तरह पाला था और उसकी शादी भी माँ ने ही करवाई थी। एक तरह से वो मेरी माँ को अपनी बहन नहीं अपनी माँ ज्यादा मानती थी। तभी तो मेरे पापा के मरने के बाद उन्होंने बाकी रिश्तेदारों की तरह हमसे मुंह नहीं मोड़ा था, बल्कि लगातार हमारी खैर खबर लेती रहती थी और जितना उनसे बन पड़ता था हमारी मदद भी कर दिया करती थी। मगर मेरी माँ बहुत ही खुददार थी। वो उनसे कभी भी किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं लेती थी और यही वजह थी कि उन्होंने पापा के मरने के बाद घर का खर्चा चलाने के लिए सिलाई मशीन संभाल ली थी। अब वो मोहल्ले भर की तमाम औरतों के कपड़े सिलाई मशीन पे सिला करती थी। इसी तरह खींच तान कर हमारा गुजारा हो जाता था और हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते थे। मासी मेरी माँ की मदद इस तरह से कर दिया करती थी कि वो माँ को अपने मोहल्ले से भी औरतों के कपड़े सिलवाई करवाने के लिए ले आती थी। इस तरह माँ के पास काम और ज्यादा आ जाता था और कुछ पैसे और बढ़ जाते थे। जब मेरे पापा जिंदा थे तब हमारे हालात इतने बुरे नहीं थे। पापा कहीं से भी कमाकर ले आते थे और घर का चूल्हा जल जाया करता था, मगर फिर पापा को एक लाइलाज बीमारी ने आ घेरा, जिससे देखते ही देखते पापा को दीमक की तरह चाट लिया था। पापा दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे और सेहत गिरती ही जा रही थी। पहले जो कभी उनकी सेहत बहुत अच्छी हुआ करती थी, अब कुछ महीनों ही वो हड्डियों का ढांचा बन गए थे। माँ उनकी ये हालत देखकर अंदर ही अंदर दुख से तड़पती रहती थी, मगर पापा ने फिर भी इस हालत में भी कमाना नहीं छोड़ा था। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे।
धीरे धीरे पापा की तबीयत जब ज्यादा ही खराब हो गई तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई। अब वो बिस्तर से उठने के लायक भी नहीं रहे थे और मैं और मेरी माँ उनकी यह हालत देखकर छुप छुप कर रोया करते थे। जिस कदर पापा तकलीफ में इस दुनिया से गए थे, हम उनके लिए बस भगवान से प्रार्थना ही कर सकते थे कि हे भगवान, अब उनकी मौत आसान से हो जाए, क्योंकि उनकी हालत देख देख कर हमारा दिल बहुत तड़पता था। और फिर एक दिन जिंदगी ने पापा से मुंह मोड़ लिया और मौत पापा पे मेहरबान हो गई। वो दिन हमारे लिए कयामत का दिन था। हमारा इकलौता सहारा इस दुनिया से चला गया था। पापा के जाने के बाद मैं और माँ बिल्कुल ही खाली हाथ रह गए थे। घर में जो भी जमा पूंजी थी वो सब पापा की दवाइयों पे लग चुकी थी। अब हमारे पास घर में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ऐसे में मेरी मासी ने ही हमारी बहुत मदद की थी। उन्होंने अपने घर से ही सिलाई मशीन लाकर मेरी माँ को दी थी ताकि इस तरह हमारे घर का चूल्हा जलता रहे। एक ये भी वजह भी थी कि हम लोग मासी की बहुत कद्र करते थे, क्योंकि एक वही हमारी इकलौती रिश्तेदार थी जो बुरे समय में हमारे काम आई थी, वरना सारे अपने ने हम लोगों से मुंह मोड़ लिया था। एक दिन मासी खुशी खुशी हमारे घर आई और माँ को बताया कि उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता तलाश किया है। उन्होंने अपने किसी मोहल्ले की सहेली से मेरे रिश्ते का चर्चा किया था, तो उनकी उसी सहेली ने मेरी मासी को एक रिश्ता बताया है। जब मासी ने रिश्ते के बारे में सुना तो उन्हें ये रिश्ता ठीक लगा और वो माँ से बात करने चली आई। मेरी माँ तो पहले से ही इस इंतजार में बैठी थी कि कहीं से कोई अच्छा रिश्ता आए और वो मेरा बोझ अपने सर से उतार दे, क्योंकि जब से पापा इस दुनिया से गए थे मेरी माँ बहुत कमजोर होकर रह गई थी। वो चाहती थी कि उनकी जिंदगी में ही मेरी शादी हो जाए और मैं अपने घर की हो जाऊं, ताकि वह सुकून से मर सके। मरने के बाद उनके दिल पे कोई बोझ न रहे। जिस तरह से पापा मेरी शादी का बोझ लिए इस दुनिया से चले गए थे, आखिरी समय में वो माँ को यही कहते रहे कि काश मेरी आंखों के सामने पायल अपने घर की हो जाती तो मैं सुकून से मर सकता और मेरे दिल पे कोई बोझ न रहता। अब जब मासी ये रिश्ता लेकर आई तो माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ दिन बाद मासी के साथ लड़के वाले मुझे देखने आए थे। लड़के वाले ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया था। माँ कोई लगी लिपटी रखे बगैर उन्हें अपने घर के हालात बता दिए थे कि हम लोग ज्यादा दहेज नहीं दे सकते। मेरे पति के मरने के बाद घर से सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है। अब जो भी मैं कमाती हूँ उसी से अपने घर का गुजारा करती हूँ। माँ की बात सुनते ही लड़के वालों के माथे पे बल पड़ गए थे। उनके बदलते हुए हाव भाव देखकर माँ ने उनसे कहा कि वो फिर भी अपनी हैसियत से बढ़कर ही दहेज का इंतजाम जरूर करेंगी। इस बात पर वो लोग थोड़ा सा खुश हो गए थे। इस तरह से मेरा रिश्ता तय हो गया और कुछ महीनों बाद शादी की तारीख रख दी गई। यह समय भी मेरी माँ ने उनसे बहुत मुश्किलों से लिया था, वरना वो लोग तो 1 महीने में ही शादी की तारीख मांग रहे थे। इतनी जल्दी शादी के लिए मेरी माँ के पास कोई भी सामान मौजूद नहीं था, इसीलिए तो माँ ने उनसे कुछ महीनों का समय मांगा था। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे और शादी के दिन करीब आते जा रहे थे। मेरी शादी के लिए पैसों का इंतजाम कहीं से भी नहीं हो पा रहा था। माँ ने मेरे मामा से शादी में मदद करने की विनती की, मगर उन्होंने हरी झंडी दिखा दी कि वो ऐसी कोई भी उम्मीद मुझसे ना रखें। मेरे घर के हालात बहुत खराब है, जबकि सभी जानते थे कि मामा अच्छा कमाते खाते हैं, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। वो चाहते तो मेरी शादी का पूरा खर्च भी उठा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया।
मामा की तरफ से मायूस होकर माँ ने मेरे बड़े ताऊ जी से हाथ फैलाए थे, मगर ताई जी ने मेरी माँ को बहुत ही जलील किया था कि जब हाथ में पैसे नहीं थे तो बेटी की शादी करने की क्या जरूरत थी। मेरी माँ हर तरफ से मायूस हो चुकी थी। ऐसे में मेरी मासी ही आगे बढ़ी और उन्होंने मेरी शादी के लिए अपनी कान की बालियां बेच दी और कुछ उनके पास उनकी जमा पूंजी रखी हुई थी वो भी मेरी माँ को दे दी, वो भी अपने पति से छुपकर, वरना उसके पति उसे ऐसा हरगिज नहीं करने देते। मासी की इस बात ने हमें उनके एहसानों तले दबा दिया था। मेरी माँ तो मासी के सामने निगाहें नीची किए बैठी रही। इस तरह से कुछ तो मेरी शादी का इंतजाम हो गया था। अभी शादी में एक हफ्ता बचा था। इतने में लड़के की बहन हमारे घर आई और उसने हमारे सामने डिमांड रखी कि उन्हें दहेज में मोटरसाइकिल चाहिए। उनकी यह बात सुनकर मेरी माँ को धक्का सा लगा था। मेरी मासी के पैरों के तले से जमीन निकल गई थी। उन लोगों से इस बात की उम्मीद हरगिज नहीं थी। वहां से कोई ऐसी बात भी सामने आएगी। पहले ही मेरी माँ दहेज के लिए कुछ चीजों का और बारात के खानों का इंतजाम इतनी मुश्किल से हुआ था, और अब मेरी माँ दहेज में मोटरसाइकिल कैसे दे सकती है? ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन बात थी। माँ ने उन लोगों को हमारे घर के हालात पहले ही बता रखे थे। अब ऐसे में उनकी तरफ से ये सारी बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। माँ ने उसी समय उनसे माफी मांगी कि हम लोग मोटरसाइकिल नहीं दे सकते। इसी बात को उन लोगों ने अपनी आना का मसला बना लिया और बारात लाने से साफ इनकार कर दिया। अगर तुम लोग दहेज में मोटरसाइकिल नहीं लाओगे तो हम लोग बारात नहीं लाएंगे। मेरी माँ और मासी उन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो लोग अपनी जिद पे अड़े रहे और इस तरह से मेरी शादी होते होते रह गई, क्योंकि उन लोगों ने मोटरसाइकिल के बगैर शादी करने से साफ मना कर दिया था। इस बात का सदमा मेरी माँ ने इस कदर दिल से लगा लिया कि वो बिस्तर से लग गई। मैं दिन रात उन्हें देख देख कर रोती रहती थी, क्योंकि अब वही तो मेरा सहारा थी। पापा के बाद जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी, मगर मेरी माँ ने फिर भी मुझे पापा की कमी महसूस ना होने दी थी। और अब जब मेरी माँ ही चारपाई से लग गई थी तो एक बार फिर पापा के जाने का मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया था। एक रात मेरी माँ ऐसी सोई कि फिर कभी न उठी। वो सोती ही रह गई और उठ न सकी। मैं सुबह सुबह जब माँ को उठाना चाहा तो उनका एक हाथ लुढ़क गया। मैं एकदम धक से रह गई। मैंने फिर से माँ को हिलाया तो माँ बिल्कुल शांत पड़ी थी। मैं भागकर बराबर वाली पड़ोसन के यहाँ गई और उन्हें बुलाकर लाई। वो घर आई और माँ को देखा तो खामोशी से मुझे गले लगा लिया और मेरी मासी को एक बच्चे को बुलाने के लिए भेज दिया। एक बार फिर एक और कयामत मेरे ऊपर टूट पड़ी थी। मेरे माँ बाप दोनों ही मुझे छोड़कर जा चुके थे। मेरा घर बिल्कुल ही खाली हो गया था। मैं खाली खाली नजरों से सारा दिन घर की छत को देखती रहती। मैं माँ के मरने का जिम्मेदार खुद को ठहरा रही थी। मेरी शादी के टूटने का सदमा माँ ने इस कदर दिल पे लगा लिया था कि वो अपनी जान से ही हाथ धो बैठी थी। मैं जानती थी माँ मेरे लिए किस कदर परेशान रहती थी। जाने वो मुझे छोड़कर कैसे गई होंगी। जब मौत उनके सामने आई होगी तो उन्होंने हाथ जोड़े होंगी कि ए मौत, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दे। लेकिन मौत कब किसी की सुनती है। और ये सारी बातें मुझे बहुत परेशान करती थी। माँ की याद मुझे किसी पल चैन नहीं लेने दे रही थी। अब सुबह सुबह मेरे कानों में सिलाई मशीन की खटखट की आवाज भी नहीं आती थी। मैं सारा दिन घर में इधर उधर बौलाई फिरती रहती थी। माँ को मरे आज
तीसरा दिन था। मासी मेरे साथ ही रुकी हुई थी। अब घर से तमाम मेहमान धीरे धीरे चले गए थे, मगर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि एक जवान लड़की घर में कैसी रहेंगी। इन हालातों में भी मासी ही सामने आई और मुझे अपने साथ अपने घर ले आई। मासी की एक और एहसान तले मैं दबकर रह चुकी थी। हम लोगों पे मासी ने जितने भी एहसान किए थे, इन एहसान का बदला मैं मरकर भी नहीं चुका सकती थी। जाहिर है इस घर में मैं अकेली नहीं रह सकती थी, मुझे किसी ना किसी का तो सहारा चाहिए था। ऐसे में मासी का सहारा मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं चुपचाप मासी के साथ उसके घर आई। मौसी का घर हमारे घर से कुछ ही दूरी पे था। जब मैं मासी के साथ उसके घर में दाखिल हुई तो सामने ही मेरे मौसा जी बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उनके माथे पे बल पड़ गए, मगर उन्होंने मुंह से कुछ न कहा। मासी के घर में 2 ही कमरे थे। एक कमरे में मौसा मौसी जी रहते थे, तो मासी के दूसरे कमरे में मेरा सामान रखवा दिया गया था। मेरा सामान ही क्या था, बस कुछ जोड़ी कपड़े थे पहनने के लिए। इसके अलावा मेरे पास तो कोई भी सामान नहीं था। मैं कमरे में आ गई तो मासी भी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मासी के कमरे से उनके लड़ने की आवाजें आ रही थी। मासी अपने पति से कह रही थी कि अनाज ही समझकर इस लड़की को इस घर में रहने दे, भगवान आपको इसके बदले में कोई अच्छा फल जरूर देगा। मगर उनके पति किसी भी सूरत में राजी नहीं हो रहे थे। कुछ देर तक उनके लड़ने की आवाजें आती रही और मैं दूसरे कमरे में परेशान बैठी रही। अगर मैं यहाँ से भी निकल गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो इस घर के अलावा कोई दूसरा ठिकाना भी न था। कुछ देर बाद मौसा जी घर से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने मासी से पूछा, क्या उन्हें मेरा घर में रहना पसंद नहीं आया? तो मासी ने निगाहें चुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है पायल, वो हम लोग किसी और बात पे लड़ रहे थे। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम इसी घर में रहोगी। यह सुनकर मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ था। दिन ऐसे ही धीरे धीरे गुजरते जा रहे थे। अब मैं मासी के साथ उनके घर में ही रहने लगी थी। उस दिन के बाद से मौसा जी को दोबारा मासी से कुछ कहते नहीं सुना था। उनका व्यवहार भी मेरे साथ ठीक हो गया था। वो मुझे घर से निकालने के लिए नहीं कहते थे, मेरे लिए इतना ही काफी था। मैं जो अपने घर में हिलकर काम भी नहीं करती थी। मासी के पूरे घर की जिम्मेदारी अब मैंने ही संभाली थी। हालांकि मासी से मुझे काम करने से मना करती थी और फिर भी मैं काम में लगी रहती थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था किसी के घर में रहकर आराम से बैठकर खाऊं। इसीलिए मैं दिन भर काम करती रहती थी। एक रात मैं सो रही थी जब मुझे मासी और मौसा जी के कमरे से लड़ने की आवाजें आने लगी। मैंने उन आवाजों पे गौर किया तो मुझे उनकी लड़ाई के बीच अपना नाम सुनाई दिया। मैं एकदम से परेशान हो गई थी कि कहीं मौसा जी मुझे इस तरह इस घर से निकालने का तो नहीं कह रहे हैं। मगर फिर कुछ देर बाद सारी आवाजें आने बंद हो गई। मगर फिर उसके बाद मुझे नींद न आई। बेघर होने का डर मेरे दिमाग में पंजे गाड़े बैठा था। पूरी रात मैंने जागते हुए आंखों से ही काट ली थी। मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई थी। सुबह उठते ही मैंने मासी से रात के बारे में पूछा तो उन्होंने बात गोल कर दी और अपने उस लड़ाई के बारे में मुझे कुछ भी न बताया। मगर मुझे मासी से कुछ परेशानी दिखाई दे रही थी और उनसे बात करने के लिए मैं उन्हें आवाज देती, मगर उन्हें मेरी आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। मुझे वो किसी और ही दुनिया में खोई खोई सी नजर आती थी। अब ये हर दूसरे तीसरे दिन का रूटीन हो गया था कि मासी और मौसा जी के लड़ने की आवाजें आती और साथ में मुझे मेरा नाम भी सुनाई देता। मगर वो किस बात पे लड़ते थे, इस बात की समझ मुझे न आ सकी।
मासी उन दिनों बेहद परेशान रहने लगी थी। उन्हीं दिनों एक रिश्ते वाले से कहकर उन्होंने मेरे लिए रिश्ते की तलाश करना भी शुरू कर दी थी, मगर कोई भी एक अनाथ लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता था और ऊपर से मेरी शादी भी टूट गई थी। इस बात ने भी मेरे दामन पे दाग लगा दिया था। अब जो भी रिश्ता पहले वो यही बात सुनकर भाग जाता था कि शादी से 1 हफ्ते पहले ही मेरी शादी टूट चुकी है। इस बात ने मुझे कहीं का न छोड़ा था। मासी पहले ही दम्मे की मरीज थी और अब तो उन्हें खांसी भी रहने लगी थी। मैंने मासी को आराम करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। मन में उनका बहुत ख्याल रखती थी। मैं नहीं चाहती थी कि जिस तरह से मेरे बाबा मुझे छोड़ गए हैं, मेरी मासी भी मुझे छोड़कर चली जाए। माँ के मरने के बाद मौसी ने ही मुझे माँ की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दी थी। वो मेरा एक माँ की तरह ही ख्याल रखती थी और मुझे अपनी औलाद की तरह चाहती थी। मासी की अपनी कोई औलाद नहीं थी। बचपन से ही मासी मुझे अपनी बेटी की तरह मोहब्बत करती थी और मैं भी तो उन्हें अपनी माँ की जगह समझती थी, मगर समय को जाने का पता नहीं क्या मंजूर था। मौसी की तबीयत ठीक से बिगड़ती ही जा रही थी। मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। अब मौसी को खोने का दुख झेल नहीं सकती थी। मासी हर समय बीमार रहने लगी थी और वो हर समय यही कहती कि मेरे मरने के बाद यहाँ से भाग जाना, इस घर में मत रहना। मुझे मासी की यह बात बहुत अजीब लगती थी, मगर उनकी खराब तबीयत को देखते हुए मैं उनसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती थी और खामोशी से उनकी बात पे सर हिला दिया करती थी। हालांकि मौसा जी का रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो गया था, मगर जाने ऐसी कौन सी बात थी जिसे मासी को हर समय डर लगा रहता था। वो जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती थी मगर कुछ कह नहीं पाती थी। वो बस यही कहती कि मेरे मरने के बाद इस घर से फौरन चली जाना, हरगिज भी यहाँ मत रहना। उस दिन पूरा दिन मासी पलंग पे लेटी खांसती रही और उनका सांस भी उखड़ता रहा और मैं बेबसी की मूरत बनी मासी को इस हाल में देखती रही। मासी ने मुझे अपने पास बुलाकर मुझसे एक बार फिर वादा लिया कि मेरे मरने के बाद यहाँ मत रुकना। उनके मुंह से मौत का नाम सुनकर मेरा दिल दहलने लगता था। मैं अपनी जिंदगी में इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मगर किस्मत पे कब किसका जोर चला है। मैं भी अपनी किस्मत के सामने बिल्कुल ही बेबस थी और मेरे ही आंखों के सामने मेरी मासी ने दम तोड़ दिया था। एक बार फिर एक और कयामत मुझ पे टूट पड़ी थी और हर बार की तरह मेरी जिंदगी रही। मेरे सारे रिश्ते एक एक करके इस दुनिया से चले गए थे, मगर मैं जिंदा थी। उस समय मैंने भी अपनी मौत की दुआ मांगी थी। मासी के अंतिम संस्कार के बाद मैं सोच रही थी कि मुझे घर में रहना चाहिए या नहीं, मगर मैं कोई भी फैसला नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं इस घर से निकल जाऊं तो कहाँ जाऊंगी? इस भरी दुनिया में तो मेरा कोई भी नहीं था। मामा चंद पलों के लिए मासी के अंतिम संस्कार में आए थे और मुझसे बात किए बगैर ही चले गए थे। उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि तुम इस घर में अब कैसे रहोगी। मेरी मासी की अर्थी सामने रखी थी और औरतें बातें कर रही थी कि 1 हफ्ता पहले शादी टूट गई है। जरूर इस लड़की में ही कोई कमी रही होगी जो यूं 1 हफ्ता पहले लड़के वाले ने बारात लाने से मना कर दिया। और तो और माँ बाप भी मर गए हैं, अब अपनी मासी को भी खा गई। ये लड़की तो बड़ी ही मनहूस है, जिस घर में भी जाएगी वहाँ मनहूसियत ही फैलाएगी। इन औरतों की ये बातें सुनकर मेरा दिल छल्ली हो रहा था। वो औरतें अपनी जवान से किसी को भी जान से मारने का
हुनर रखती थी। मैं खामोश बैठी उन औरतों की बातें सुन रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। रात गहरी होती जा रही थी। घर से तमाम मेहमान धीरे धीरे जा चुके थे। मौसा जी अभी तक घर नहीं आए थे। मुझे उनके घर आने से पहले पहले घर से निकलने का फैसला करना था और फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं मासी की बात जरूर मानूंगी और ये घर छोड़कर कहीं भी चली जाऊंगी। आखिर मौसी ने इतनी बड़ी बात कही है तो कुछ सोचकर ही कही होंगी, वरना तो वो मुझसे माँ से बढ़कर भी चाहती थी। क्यों बिना किसी वजह के मुझे अपनी मौत के बाद बेघर कर सकती थी। मैंने एक बैग में अपने कुछ कपड़े रखे और कुछ पैसे जो मरने से कुछ दिन पहले मौसी ने मुझे दिए थे वो भी अपने बैग में रखे और अपने आप को चादर में लपेटा। मैं घर से निकलने लगी, मगर उसी समय मौसा जी घर में दाखिल हुए और मुझे यूं घर से निकलता देखकर रुक गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि रात के समय तुम कहाँ जा रही हो, तो मेरी जबान जैसे तालू से चिपक गई थी। उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा बैग देखा और ये समझ गए कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। वो एकदम ही गुस्से में आ गए और मुझसे चिल्लाकर पूछने लगे, तुम कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी और मैंने उन्हें सारी बात बता दी कि मासी ने मुझसे कहा था कि मेरे मरने के बाद ये घर छोड़ देना और कहीं चली जाना, और इसी वजह से मैं ये घर छोड़कर जा रही थी। ये सुनकर मौसा जी के माथे पे बल पड़ गए। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया कि बीमारी की वजह से तुम्हारी मासी का दिमाग खराब हो गया था, वरना वो तुम्हें ऐसे घर से जाने के लिए क्यों कहती, जबकि उन्हें पता था कि तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे उनकी बातें दिल पे लगी और मैंने सोचा कि शायद मौसा जी सही कह रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि जाकर अपना सामान अंदर रखो, मैं कुछ देर में वापस आ रहा हूँ। वो घर से बाहर चले गए और कुछ देर में आने का कहकर जब घर से निकले तो मुझे बाहर से कुंडी लगाने की आवाजें आई, मगर मैंने इस बात को अपना वहम समझा और दोबारा अपने कमरे में चली गई। अभी मुझे कमरे में आए कुछ ही देर गुजरी थी कि मौसा जी दोबारा घर में वापस आ गए। मैं कमरे में बैठी मासी को ही याद कर रही थी तो मुझे बाहर से कुछ आदमियों की बातें करने की आवाजें आने लगी। मुझे लगा कुछ लोग मासी की मातम पुरसी के लिए आए होंगे, इसी वजह से मैं अंदर ही बैठी रही। कुछ देर बाद मौसा जी कमरे में आए। उन्होंने मुझसे मेहमानों के लिए चाय बनाने को कहा। मैं खामोशी से उठकर चाय बनाने किचन में चली गई और जब चाय लेकर मेहमानों के सामने गई तो वहाँ दो आदमी बैठे हुए थे। मैंने उन लोगों के सामने चाय लेकर जाकर रख दी तो उन आदमियों ने मुझे गहरी नजरों से देखा। मुझे उनकी नजरों से उलझन होने लगी और मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो उनमें से एक आदमी ने मेरे मौसा जी से कहा कि अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत और कम उम्र लड़की है, तुम इस लड़की के बहुत कम पैसे ले रहे हो। मैं यह बात सुनकर सहम कर रह गई थी और अविश्वास से अपने मौसा जी की तरफ देखने लगी। मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं आ रहा था कि मैं ये क्या सुन चुकी हूँ। मौसा जी ने मुझे जब वहाँ खड़े देखा तो मुझसे कहा, जाओ जल्दी से अपना बैग लेकर आओ। उसी तरह से बात कर रहे थे जैसे कोई मामूली सी बात हो। और अब मुझे सारी हकीकत समझ में आ गई थी कि क्यों मेरी मासी कहती रही कि मेरे मरने के बाद इस घर को छोड़ देना, और मैं बेवकूफ अपने मौसा जी की बातों में आ गई। अब मुझे वो दूसरे आदमियों के साथ बेच रहे थे। मुझे अपने इर्द गिर्द जमीन घूमते हुए महसूस हुई। जब मुझे मौसा जी ने अपनी जगह जमे देखा तो उन आदमियों से कहा कि इसे ले जा सकते हो। उसमें से आदमी आगे बढ़ा, मेरा हाथ पकड़ लिया।
उसके हाथ पकड़ते ही मैं जैसे होश की दुनिया में वापस आई थी और चीखते हुए उसकी मजबूत हाथों की पकड़ से अपने आप को निकालने लगी। मगर उस आदमी की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसका मुकाबला मुझ जैसी कमजोर लड़की कहाँ कर सकती थी। तभी मैंने चीखना चिल्लाना बंद किया और मौसा जी से कहा कि मुझ पे यह जुल्म ना करे, मुझ पे दया करे। मगर उन पे मेरी किसी भी बात का कुछ असर नहीं हुआ। वो आदमी मुझे खींचते हुए अपने साथ लेकर चला गया। बाहर आकर उसने मुझे अपनी गाड़ी में डाला और खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। इतने में अंदर से दूसरा आदमी बाहर आ गया और वो भी गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर के बाद गाड़ी चलने लगी थी और मैं गाड़ी में बैठी कांप रही थी। मैं उन आदमियों के हाथ जोड़ रही थी कि मुझे जाने दे, मगर वो मेरी तरफ बिल्कुल बेपरवाह से बैठे हुए थे। कुछ देर बाद गाड़ी झटके से रुक गई। बातों से अंदाजा हुआ कि उनकी गाड़ी का टायर फट गया है। दोनों आदमी उतरकर अपनी गाड़ी को देखने लगे। जैसे ही उनकी आंख बची, मैं मौका गनीमत जानते हुए गाड़ी से उतरकर सड़क पे अंधाधुंध भागने लगी। सड़क के दोनों तरफ रोशनी लगी हुई थी और गाड़ियां तेजी से आ जा रही थी। उन आदमियों ने जब मुझे भागते देखा तो मेरा पीछे करने की कोशिश करने लगे, मगर मैं जितनी तेजी से भाग सकती थी मैं भाग रही थी और तभी सामने से आती गाड़ी से टकरा गई और उछलकर दूर जा गिरी। गाड़ी वाला जब उसने मुझे देखा तो वो अपनी गाड़ी रोक ली और आदमी जो मेरा पीछा कर रहे थे वो मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट देखकर अपनी जगह रुक गए और फिर मुझे मरने के लिए छोड़कर फरार हो गए। उस गाड़ी वाले ने मुझे उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां मैं होश में आई और खुद को अस्पताल में पाया तो भगवान का धन्यवाद किया कि मैं उन आदमियों से बच गई हूँ, वरना जाने वो मेरा क्या हाल करते। कुछ देर बाद एक आदमी अंदर आया और उसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। वो 60-65 साल का आदमी था। कहने लगा कि मेरी गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तभी मैं तुम्हें उठाकर अस्पताल ले आया हूँ। उसने मुझसे मेरे घर का पता पूछा तो मैं रोने लगी क्योंकि मेरे पास तो कोई घर ही नहीं था। मैंने उस आदमी को सारी सच्चाई बता दी और से विनती करने लगी कि मुझे कहीं भी किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आओ, क्योंकि अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने अपनी पत्नी को फोन करके मेरे बारे में सारी बातें बताई और अपनी पत्नी से मेरी बात भी करवाई। फिर अपनी पत्नी की अनुमति से वो मुझे अपने घर ले आया। इस आदमी की पत्नी बहुत ही अच्छी औरत थी। उसने मुझे अपने घर में जगह दी। मैं कुछ साल तक उन्हें अच्छे लोगों के पास रही। फिर उन लोगों ने एक अच्छी जगह मेरा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी। शादी से पहले मैंने अपने होने वाली पति को अपने बारे में सारी सच्चाई बता दी थी कि ताकि शादी के बाद कोई परेशानी न हो। मेरे पति ने मुझे मेरी हकीकत के साथ दिल से स्वीकार किया था। आज मैं अपने घर में बहुत ही सुकून की जिंदगी गुजर बसर कर रही हूँ। मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलों से गुजरने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर दुनिया में बुरे लोग मौजूद हैं तो अच्छे लोग भी मौजूद हैं। पूरी दुनिया एक जैसी नहीं होती है। जिस तरह हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। जिन लोगों ने मुझे पनाह दी थी वो बहुत ही अच्छे लोग थे। जो गैर थे वो मेरे रक्षक बने और जो मेरे अपने थे वही मेरे भक्षक बन गए। आज मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकवा नहीं है। खुशी खुशी मैं अपने पति के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।